नमस्ते। आज हम भारत की राजभाषा नीति की बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत से लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के बनने की कहानी है। समझौते, दूरदर्शिता और एकता की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए एक सबसे आम सवाल से शुरू करते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा, मतलब कि एक नेशनल लैंग्वेज है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ है, पर सच्चाई थोड़ी अलग है। जवाब है नहीं। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और सुनिए, ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि हमारे संविधान बनाने वालों का एक बहुत ही सोचा समझा और जरूरी फैसला था। आइए समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों पर नजर डालेंगे। संविधान सभा में हुई उस जबरदस्त बहस से लेकर आज के डिजिटल दौर तक, और देखेंगे कि ये संतुलन आज भी कैसे बना हुआ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल 1947 का है। भारत अभी अभी आजाद हुआ है और संविधान सभा देश की नींव रख रही है। उस वक्त उनके सामने सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक ये था कि आखिर भारत की भाषा क्या होगी। उस वक्त संविधान सभा में आप समझिए 2 खेमे बने हुए थे। एक तरफ थे हिंदी के समर्थक, जो चाहते थे कि देवनागरी लिपि वाली हिंदी को फौरन देश की राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, और दूसरी तरफ थे गैर हिंदी भाषी सदस्य। उन्हें ये डर था कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है। वो चाहते थे कि या तो अंग्रेजी चलती रहे या फिर उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बराबर का दर्जा मिले। ये एक ऐसा डेडलॉक था जो देश को शायद बनने से पहले ही बांट सकता था। और फिर जब बात एकदम अटक गई, तब 2 बहुत ही सुलझे हुए नेता के.एम. मुंशी और एन. गोपालास्वामी अयंगर एक जबरदस्त समाधान के साथ सामने आए। इसी समाधान को आज हम मुंशी अयंगर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खूबी, या कहूं कि इसका जीनियस, एक शब्द में छिपा था। उन्होंने राष्ट्रभाषा जैसे भावनात्मक शब्द को पूरी तरह से किनारे कर दिया, क्योंकि सारा झगड़ा तो उसी को लेकर था। इसके बजाय उन्होंने राजभाषा शब्द पर जोर दिया, यानी सरकार के कामकाज की भाषा। ये भावनाओं से हटकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदारी भरा कदम था। तो इस समझौते के 4 मेन पॉइंट्स थे। पहला, हिंदी देश की राजभाषा होगी। दूसरा, गैर हिंदी लोगों को वक्त देने के लिए अंग्रेजी अगले 15 साल तक सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती रहेगी, एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड। तीसरा, जो अंक इस्तेमाल होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय वाले होंगे, यानी 1, 2, 3, देवनागरी वाले नहीं। ये भी एक बहुत सोचा समझा कदम था। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, 15 साल के बाद भी अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला लेने का हक संसद के पास रहेगा। मतलब कितना बढ़िया संतुलन बनाया गया था। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट बनकर नहीं रह गया, इसे हमारे देश के सबसे बड़े कानून यानी भारत के संविधान में बहुत ही खूबसूरती से जगह दी गई। संविधान का भाग 17 यानी पार्ट 17 पूरा का पूरा भाषा के लिए ही है। ये केंद्र के लिए हिंदी और अंग्रेजी की भूमिका तय करता है, तो वहीं राज्यों को अपनी भाषा चुनने की आज़ादी भी देता है। यह तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी इस्तेमाल होगी, और साथ ही यह भाषाई अल्पसंख्यकों के हक की भी रक्षा करता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे सबको साथ लेकर चलता है। अब इसका कानूनी सफ़र भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1949 में ये फॉर्मूला अपनाया गया, फिर 1963 में राजभाषा एक्ट आया। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1967 में, जब एक संशोधन के जरिए अंग्रेजी के इस्तेमाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक कदम ने गैर हिंदी राज्यों को भरोसा दिलाया कि कोई भी भाषा उन पर कभी थोपी नहीं जाएगी। लेकिन बात सिर्फ कामकाज की भाषा तक ही सीमित नहीं रही। संविधान ने भारत की जबरदस्त भाषाई विविधता को भी पहचाना और उसे सम्मान दिया। और इसके लिए संविधान में एक खास लिस्ट बनाई गई, जिसे हम 8वीं अनुसूची या 8th शेड्यूल कहते हैं। और आज इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं जानते हैं? पूरी 22 भाषाएं। ये नंबर ही अपने आप में भारत की भाषाई ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और मजे की बात यह है कि ये लिस्ट रुकी हुई नहीं है। 1950 में जब शुरुआत हुई तो इसमें 14 भाषाएं थीं। फिर वक्त के साथ इसमें सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाएं भी जुड़ती चली गई। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जिंदा है और समय के साथ लोगों की आवाज़ को सुनता है।
चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के ज़माने में आते हैं। आज के डिजिटल युग में भारत की भाषा नीति एक नए और बहुत ही एक्साइटिंग दौर में आ गई है, जहां टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। जरा देखिए कि आज क्या क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट भाषिणी है जो एआई की मदद से 22 भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर रहा है ताकि न्याय हर किसी तक पहुंच सके। और तो और नई शिक्षा नीति के तहत अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में हो रही है। ये तो टेक्नोलॉजी के जरिए भाषा की दीवारों को गिराने जैसा है। जैसा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था, न्याय आम व्यक्ति की भाषा में सुलभ होना चाहिए। और आज टेक्नोलॉजी इसी सपने को सच कर रही है। ये सिर्फ एक नीति नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? भारत की भाषा नीति कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एकता और विविधता की जरूरतों के बीच लगातार संतुलन बनाने की एक कोशिश है, एक कला है। यही इस पूरी कहानी का सार है। ये नीति एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मकसद हिंदी को एक संपर्क भाषा के तौर पर आगे बढ़ाना है, लेकिन बहुसंख्यकवाद के जाल में फंसे बिना। और इस पूरे सिस्टम में अंग्रेजी एक सेफ्टी वल्व की तरह काम करती है, जो ये पक्का करती है कि कोई भी भाषा बोलने वाला समूह खुद को अलग-थलग या पीछे महसूस ना करे। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या भारत की ये भाषाई विविधता, ये मल्टीलिंगुअलिज्म एक बोझ है जिसे हमें मैनेज करना है, या फिर ये भविष्य के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत है? जिस तरह से ये नीति बनी और विकसित हुई, वो यही बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे एक ताकत के रूप में ही देखा था, और शायद भविष्य इसी सोच को अपनाने में है ना सोचने वाली बात?